Welcome back now. Now see, next we'll second sum. Consider the reaction N2O5 gives you NO2 and O2 in a liquid bromine at a particular moment. At a particular moment, मतलब any instant. The moment during the reaction, N2O5 disappears at a rate of 0.02 molar per second. At what rates NO2 and O2 are formed? And also calculate what is rate of reaction. Come on, what is given and what are we supposed to find? Anybody? What is given out here? Rate of disappearance of NO2 is given and we have to find the rate of हाँ, तो reaction. notation, in form of notation, how will you write? What is given? Two by हाँ? 100 equals to delta and concentration of N2O5 upon time. या And then यहाँ पे compare with डेल्टा the नहीं rate. आएगा, मैंने इसलिए पर्टिकुलर मोमेंट बोला. पर्टिकुलर मोमेंट बोला मतलब dt आएगा यहाँ पर. ओके, सी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट वाला एनी इंस्टेंट हो गया तो माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है ना N2O5, dN2O5 अपॉन dt. 2 नहीं आएगा इधर. dN2O5 अपॉन dt 0.02 मोलर पर सेकेंड दिया है. 2 नहीं लिखना है. हाँ, dN2O5 अपॉन dt 0.02 मोलर पर सेकेंड दिया हुआ है. वी हैव टू फाइंड dNO2 by dt. यहाँ पे भी 4 नहीं लिखना है. dO2 by dt एंड रेट, ये तीनों ये दिया हुआ है और ये दोनों फाइंड करना है. यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 नहीं लिखना है. इज इट क्लियर? राइट डाउन गिवन एंड रिक्वायर्ड. गिवन में लिखो ये दिया हुआ है, इधर 2 नहीं लिखना, और रिक्वायर्ड में ये तीनों फाइंड करना है, यहाँ पे 4 नहीं लिखना. कॉपी डाउन गिवन एंड रिक्वायर्ड. गिवन एंड रिक्वायर्ड कॉपी करने के बाद whenever this sums are given like that, तो पहले ये पूरा रिएक्शन इक्वेट कर लो. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू dN2O5 अपॉन 2 dt, dNO2 by 4 dt and dO2 by dt. ये पूरा इक्वेट कर लो. और यहाँ पे जब इक्वेट करते हैं तो 2 और 4 से डिवाइड करना है. अभी देखो, खाली ये दोनों को लेना है, सिर्फ इतना पार्ट, ये दोनों को पूरा लेना है. हाँ, इसको लोगे dN2O5 upon 2 dt equals to 4 dNO2 upon 4 dt. ये वाला लिया. अभी this part is given. This is how much? This is how much? 0.02 divided by 2. The हाँ, तो entire thing. 0.02 upon 2 और dN2O5 upon 4 dt. इतना समझा ना? देखो 4 को सामने ले लेना है. टेक 4 ऑन द अदर साइड, ऐसे. अभी कितना आंसर आएगा बताओ? Minus 0.04. हाँ, एक्चुअली मेरी मिस्टेक है यहाँ पे. अभी ये माइनस पूरा dN2O5 upon dt 0.02 है ना, तो यहाँ माइनस साइन नहीं आएगी. ओके, ये माइनस साइन चली जाएगी, तो फाइनल आंसर विल बी 0.04 ओनली. माइनस नहीं आएगा. रिमूव दैट माइनस साइन. ओके, क्योंकि माइनस dN2O5 अपॉन dt इज 0.02. माइनस हटा देना है. यहाँ से भी माइनस हटा दो, यहाँ से भी माइनस हटा दो, और यहाँ से अभी 4 हट जाएगा. हाँ, मैंने आज ही एडिट किया ना, इसलिए सब मिस्टेक्स है. आई एम सॉरी. Because I'm making PowerPoint every day and then I'm teaching you also. There are mistakes in it.
तो ए पार्ट समझ आया सबको? dN2O upon dt फाइंड करना है, तो उसका आंसर आया 0.04। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले ये इक्वेट कर देना है पूरा। यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, फिर ये पूरा 0.02 है, माइनस नहीं लिखना है यहाँ पर, फिर से यहाँ पे भी माइनस नहीं लिखना है, डोंट राइट माइनस हियर ऑल्सो, और ये 4 निकाल दो। So dNO2 by dt is 0.04 molar per second. Unit of rate of reaction will be same, molar per second. I'll go to the next slide. अभी हमको फाइंड करना है DO2 by dt। तो अभी इन दोनों को इक्वेट करना है, या तो इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हो, कोई भी दो को इक्वेट करो। सो सी नाउ बी पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड में ये मैंने फिर से खाली रेफरेंस के लिए कॉपी किया ऊपर, नॉट रिक्वायर्ड टू कॉपी अगेन दिस पार्ट। देखो बी पार्ट, dNO2 by dt लो और DO2 by dt ले लो। अभी इसकी वैल्यू कितनी है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस? यस 0.02 हाँ 0.02 डिवाइड बाय 2, माइनस नहीं लिखना है, हाँ डोंट राइट माइनस, इक्वल्स टू DO2 by dt। तो DO2 by dt का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाउ मच विल बी DO2 by dt? 0.01 हाँ 0.01, और यूनिट क्या आएगा? per second. हाँ, Mole per second. मोलार पर सेकेंड, कैपिटल M इज मोलार, ओके 0.01, हाँ मोलार पर सेकेंड। अगर मोल बोलोगे तो मोल पर लीटर पर सेकेंड पूरा लिखना पड़ेगा। कैपिटल M इज मोलार और MOL मोल होता है। अभी सी, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन? Yes, anybody? It will all be equal to DO2 upon dt. हाँ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो या तो ये लो या तो ये लो, कोई भी एक ले सकते हो, पर हम लोग ये DO2 by dt लेंगे क्योंकि नीचे कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है ना, सो इट विल बी इजी। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू DO2 by dt एंड 0.01 हो जाएगा। अगर ये लेते तो 0.02 upon 2 करना पड़ता, ये लोगे तो 0.04 upon 4 करना पड़ता, अल्टीमेटली आंसर 0.01 ही आएगा। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे 3 पार्ट हमने किया। ए पार्ट इज dNO2 by dt फाइंड किया, फिर DO2 by dt फाइंड किया, अभी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड किया। So all 3 parts we have to do. सबको समझ आया ना? Okay, I'll change the slide. खाली यहाँ पे एक माइनस मत लिखना बस, डोंट राइट दिस माइनस, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ो, रीड द क्वेश्चन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड decomposed to give you nitric oxide and oxygen. The concentration and time values are given. जब टाइम 0 है तो इतना concentration, 100 है तो इतना, 200 है तो इतना, 300 है तो इतना। So when time changes from 0 to 100, 200, 300 seconds, the concentration is decreasing. अभी क्या लिखा है देखो, calculate the average rate of decomposition of NO2, मतलब rate of decomposition of NO2 find करना है, and also you have to calculate
rate of formation of NO and O2 when time interval is 200 to 300 seconds. Okay, and also calculate average rate of reaction. तो हम लोग को पहले dNO2 by dt फाइंड करना है जब टाइम इंटरवल 300-200 सेकेंड्स है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये हमको फाइंड करना है. dNO2 by dt हमको माइनस dNO2 by dt फाइंड करना है, dNO by dt भी फाइंड करना है, dO2 by dt भी फाइंड करना है. तो ये सब फाइंड करना है. ओके, और गिवन में खाली ये टेबल दिया हुआ है. सो गिवन विल नॉट कॉपी बट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड विल कॉपी. लिखो पहले, दिस ऑल इज रिक्वायर्ड. एवरेज रेट फाइंड करना है, डेल्टा NO2 by डेल्टा T फाइंड करना है, डेल्टा NO by डेल्टा T भी फाइंड करना है, डेल्टा O2 by डेल्टा T भी फाइंड करना है. यहाँ पे D मत लिखना, खाली डेल्टा T. हाँ, डोंट राइट D. ये वाला पार्ट कॉपी किया, डोंट कॉपी क्वेश्चन, ओनली कॉपी दिस. क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दो. अभी देखो सोल्यूशन पार्ट देखो. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पहले हम इक्वेट कर लेते हैं. डेल्टा NO2 by 2 डेल्टा T, डेल्टा NO by 2 डेल्टा T एंड डेल्टा O2 by डेल्टा T. हमने सबको इक्वेट कर दिया. इक्वेट करते वक्त कोएफिशिएंट लिखना है. अभी पहले हमको फाइंड करना है डेल्टा NO by डेल्टा T. अभी देखो क्वेश्चन में अगर तुम रिफर करोगे तो जब टाइम इंटरवल, टाइम डिफरेंस ये है 300 माइनस 200 और कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ माइनस 4.3 इंटू 10⁻⁻3. तो यहाँ पे ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. अभी इन दोनों को माइनस करोगे ऊपर तो कितना आंसर आएगा बताओ. न्यूमरेटर का आंसर सब्ट्रैक्ट करो. हाउ मच इट विल बी? minus 1.3 into 10⁻⁻3. वेरी गुड, माइनस 1.3 इंटू 10⁻⁻3. और नीचे टाइम का डिफरेंस 100 आएगा. ठीक है ना. दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस. सो विल गेट 1.3 इंटू 10⁻⁻1. ये 100 ऊपर चला जाएगा. अरे सॉरी, 10⁻⁻5 हो जाएगा. हाँ, माय मिस्टेक. 10⁻² नीचे है ना, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻5 हो जाएगा. मेक इट 10⁻⁻5. मेक इट 10⁻⁻5 यूनिट. What will be unit? Molar per second. Yeah, molar per second. So यहाँ पे 0.13, sorry, यही रहने दो ऐसा. Don't make it this one. 1.3 into 10⁻⁻5 ही रखो. 1.3 into 10⁻⁻5 molar per second. डेल्टा NO2 by डेल्टा T. अभी आगे ये फाइंड करना है तो क्या करोगे बताओ. What will do? डेल्टा NO by डेल्टा T फाइंड करना है तो क्या करोगे. Rate of reaction का इक्वेशन बनाएंगे and then equate the. ये दोनों को इक्वेट करेंगे. खाली समझ आ रहा है ना. ठीक है. सी नेक्स्ट स्लाइड. कितना कॉपी किया सब लोग ने? ये यहां तक ही लिखना, 10⁻⁻5 लिखना. मोलार पर सेकेंड. 10⁻⁻5 मोलार पर सेकेंड. So, हाँ so हाँ बोलो. how we get 10⁻⁻1? देखो ये How did we get मैंने बोला 10⁻⁻1? रॉन्ग है. 10⁻⁻, ये 10⁻2 है. ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा. तो यहाँ पे 10⁻⁻5 लिखो. मैंने बोला ये रॉन्ग है. हाँ, मेरी मिस्टेक है. मेक दिस 10⁻⁻5 और यूनिट लिखो मोलार पर सेकेंड. हाँ, आंसर 10⁻⁻5 आएगा मोलार पर सेकेंड. सी नाउ नेक्स्ट स्लाइड. ये वापस से कॉपी मत करना. ये वापस मैंने लिखा है सिर्फ रेफरेंस के लिए. ये वाला पार्ट लेंगे और ये वाला लेंगे. अभी ये पूरे की वैल्यू कितनी है? ये वाली की वैल्यू कितनी है? 1.3 into 10⁻⁻5. ये रॉन्ग है. हाँ,
1.3 इंटू 10⁻⁵ इसके लिए सब्सटीट्यूट करो। ये पूरा 1.3 इंटू 10⁻⁵ है, डिवाइड बाय 2 करो, और यहाँ पे भी 2 है, तो ये अल्टीमेटली ये 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस 2 and this 2 will get cancel. तो what will be answer of dNO2 by dt? डेल्टा NO2 by डेल्टा t का आंसर क्या आएगा? 1.3 10⁻⁵. हाँ, 1.3 इंटू 10⁻⁵ ही लिखो। दिस इज रॉन्ग। 1.3 इंटू 10⁻⁵ मोलार पर सेकेंड। 1.3 इंटू 10⁻⁵ मोलार पर सेकेंड लिखो। अभी डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी फाइंड करना है, तो इन दोनों को इक्वेट करना है, किसी भी एक दो को। ये दोनों को इक्वेट किया। अभी फिर से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.3 इंटू 10⁻⁵, हाँ, फिर डिवाइड बाय 2 अभी करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 नहीं है ना, ये डेल्टा O2 है। सब मैंने मिस्टेक किया है। ये O2 आना चाहिए खाली यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे खाली ये वाला पार्ट लिखो, O2। डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी लिखो। फिर डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी की वैल्यू कितनी डालोगे? 1.3 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय 2। क्या आंसर आया डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी का? 0.65 into 10⁻⁵. हाँ, वेरी गुड। 0.65 इंटू 10⁻⁵ मोलार पर सेकेंड। ओके, अभी लास्ट पार्ट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? Same as O2. वेरी गुड। देखो, इसको ऐसे लिखोगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। फिर से मतलब ये वापस से कॉपी मत करना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी ले लोगे, और डेल्टा O2 बाय डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है? 0.65 इंटू 10⁻⁵ मोलार पर सेकेंड। ओके, (0.65 into 10⁻⁵ molar per second. That is average rate of reaction. Okay, हुआ इतना कंप्लीट? I'll change the slide. Law of mass action, सुना था law of mass action? लोमा याद है किसी को? लॉ ऑफ मास एक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम। सी, रेट ऑफ रिएक्शन, सपोज एक रिएक्शन दिया है, A times A plus B times B gives you product. तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to A raised to A and B raised to B, where square bracket A and B are molar concentrations of A and B respectively, and small a and small b are stoichiometric coefficient. तो लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration of reactant raised to the power of stoichiometric coefficient. उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी एक दूसरा है रेट लॉ। अभी ये रेट लॉ क्या होता है?
A times A plus B times B gives you product. अब यहाँ पे rate of reaction is A raised to X and B raised to Y, where X and B, A and B are molar concentration of A and B, but this X and Y are experimentally observed values. ये experimentally determine हुए. हम लोग ये पहले theoretically करते थे कि कोई भी रिएक्शन में जो भी कोएफिशिएंट है उसको रेज टू द पावर लगा देते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग ये लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई करते थे. पर बाद में जब रेट लॉ आया तो रेट लॉ के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन ए और बी को प्रोपोर्शनल है, पर ये एक्स और वाई कहाँ से आते हैं? एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करने के बाद ही आते हैं. अब ये कैसे मिलता है, तो मैं उसके लिए तुमको थोड़ा बहुत एग्जांपल्स देता हूँ. देखो, एक रिएक्शन है केन शुगर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. अभी ये रिएक्शनों को अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सुक्रोज रेज टू 1, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 1 है, एंड वाटर रेज टू 1. पर अगर इसका रेट लॉ फाइंड करना है तो उसके लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. अभी देखो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे ना. सुक्रोज रीडिंग नंबर 1 एंड 4 देखो, रीडिंग नंबर 1 एंड 4. सुक्रोज 0.12 है, सुक्रोज 0.12. मैंने सुक्रोज को कांस्टेंट रखा, मैंने वाटर को डबल किया. जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ तो रेट पे क्या फर्क पड़ा? रेट पे कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? एनीबडी? No, sir. नो. मैंने सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज किया, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है. तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वाटर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? No. यस, नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे इसलिए वाटर का जो पावर है, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन वाटर, इसलिए वाटर का पावर क्या हो गया? 0. यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के बाद भी रिएक्शन की स्पीड पे फर्क नहीं पड़ा, और इसीलिए रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन वाटर, एंड देयरफॉर वाटर का जो पावर है वो 0 हो जाता है. अभी तुम रीडिंग नंबर 1 और 3 देखो, मैंने सुक्रोज को डबल किया. सुक्रोज को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया. तो अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन डबल किया और रेट भी डबल हुआ तो यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सुक्रोज, और उसके लिए उसका पावर 1 हो गया. अगर मैंने डबल किया होता और रेट 4 टाइम्स हो जाता तो उसका पावर 2 हो जाता. मैंने डबल किया होता कॉन्सेंट्रेशन और रेट 8 टाइम्स हो जाता तो उसका पावर 3 हो जाता. समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे मैंने जब सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट भी डबल हुआ, इसलिए उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और उसका पावर 1 है. अब ये x है और ये y है, x और y को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1. तो ऐसे रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बुलाते हैं. फर्स्ट ऑर्डर या तो यूनिमोलिकुलर SN1 मैकेनिज्म. SN1 में हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ रिएक्शन टर्ड ब्यूटाइल पे डिपेंड करता है, पर KOH पे डिपेंड नहीं करता है. तो ये एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड किया था. हाँ, यहाँ पे हम टर्ड ब्यूटाइल लेंगे, यहाँ पे KOH लेंगे, तो टर्ड ब्यूटाइल को डबल करने पे डबल हो रहा है, पर KOH को डबल करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए पावर 0 हो जाता है. समझा ना? ऐसे हमने वो ऑर्डर हम फाइंड करते हैं. अभी देखो और एक एग्जांपल देखते हैं. ये एस्टर है और ये NOH है. अभी यहाँ पे जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर भी कोएफिशिएंट 1 है, इसके ऊपर भी कोएफिशिएंट 1 है, पर रेट लॉ फाइंड करना है तो हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. अभी देखो रीडिंग नंबर 1 एंड 4 वापस से देखो, मैंने NaOH को डबल किया तो रेट डबल हुआ, तो NaOH का पावर कितना हो जाएगा? 1. मैंने NaOH को डबल किया, रेट भी डबल हुआ, तो इसलिए NaOH का पावर 1 हो गया. अभी रीडिंग नंबर 1 और 3 देखो, मैंने यहाँ पे एस्टर को डबल किया है, NaH को फिक्स्ड रखा है, और रेट क्या हुआ? डबल. फिर से एस्टर डबल करने पे रेट डबल हुआ, तो इसका पावर कितना हो गया? यस, एस्टर को डबल करने पे रेट डबल हुआ,
यहाँ पे NaOH फिक्स्ड है, तो व्हाट विल बी पावर ऑफ एस्टर? 1. 1. अभी X भी 1 है, Y भी 1 है, तो टोटल पावर 1 + 1 विल बी 2. तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया, मतलब ये मिथाइल ब्रोमाइड और KOH की तरफ है. मिथाइल ब्रोमाइड को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ, KOH को डबल किया तो भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ. मतलब यहाँ पे दोनों को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, और इसलिए दोनों पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. तो ऐसे रिएक्शन को सेकेंड ऑर्डर, तो इसलिए बायमोलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वो बुलाते हैं. ओके, अभी देखो और एक एग्जांपल करते हैं. यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन. जब लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन का पावर 1 आया, क्लोरीन का पावर भी 1 आया. पर जब रेट लॉ अप्लाई करना है तो हम लोग फिर से रीडिंग नंबर ये 1 और 4 ले रहे हैं. जहाँ क्लोरीन को डबल किया, हाइड्रोजन फिक्स रखा हुआ है, तो कोई रेट पे फर्क पड़ रहा है? क्लोरीन को डबल करने पे रेट चेंज हुआ? नहीं हुआ. तो क्लोरीन का पावर कितना हो जाएगा? व्हाट इज पावर ऑफ क्लोरीन? 0. 0. हाँ, क्लोरीन का पावर 0 है. हाँ, क्लोरीन का पावर 0. अभी देखो मैंने हाइड्रोजन को डबल किया, क्लोरीन को फिक्स रखा है, रेट पे कोई फर्क पड़ा? No, sir. नो, फर्क नहीं पड़ रहा है. तो हाइड्रोजन का पावर कितना हो जाएगा? 0. 0. ऐसा रिएक्शन हो सकता है कि मैं हाइड्रोजन भी चेंज कर रहा हूँ, क्लोरीन भी चेंज कर रहा हूँ, दोनों को बढ़ा रहा हूँ, पर फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा है. इज दिस रिएक्शन पॉसिबल? yes or no? So it can be possible if it is at equilibrium or something. नो. यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन वही रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे रेट डबल नहीं बढ़ रही है. मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ऐसे रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बुलाते हैं. अब यहाँ पे जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन और कोई फैक्टर पे डिपेंड करता है. मतलब रिएक्शन अपनी स्पीड से ही चलेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से स्पीड नहीं बढ़ेगी. अभी ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे सनलाइट गिरेगी तो रिएक्शन बढ़ेगा. ओके, वरना ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा. तो यहाँ पे सनलाइट इज अ फैक्टर, या तो कोई कोई रिएक्शन में कैटलिस्ट, कोई कोई रिएक्शन में हीट, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं. तो ऐसे रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं जिनमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के बाद भी रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ती है. तो ऐसे रिएक्शन को जीरो ऑर्डर बुलाते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं. अभी तुम बताओ, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ दोनों में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? विच इज मोर इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ? Sir, rate law. रेट लॉ. लॉ ऑफ मास एक्शन बोल रहा है ये तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, पर रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड किया. तो रेट लॉ से हम एक्चुअली वेदर द concentration of reactant will affect the rate of reaction or no, we calculate that. And that is why we study orders of reaction and which are more important. Okay, और ये चैप्टर में अभी हम आगे अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी फ्रैक्शन. सेकेंड ऑर्डर के बाद जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस है, वैसे भी रिएक्शंस होते हैं बट दे वेरी रेयरली ऑकर. तो ज्यादातर 0, 1, 2 ऐसे ऑर्डर होते हैं, या तो फ्रैक्शन ऑर्डर होते हैं, 3/2, 4/3 ऐसे फ्रैक्शन ऑर्डर्स रहेंगे. ओके, बट फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर वेरी कॉमन रिएक्शंस, एंड थर्ड ऑर्डर वेरी रेयरली वी हैव, बट वेरी फ्यू रिएक्शंस थर्ड ऑर्डर के लिए. ओके, नाउ so what is main difference between order of reaction and molecularity? Okay, so we'll study that. लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद हमको मिलता है A+B. अभी A+B मॉलिक्यूलरिटी होती है, एंड मॉलिक्यूलरिटी इज जस्ट एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. सो व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम मॉलिक्यूलरिटी बुलाते हैं.
and molecularity is just only the number of molecules taking part in the reaction. अब ये reaction की molecularity बताओ. Nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia. How many molecules are taking part in the reaction? Yes, anybody? 4. 4. Very good. Here the molecularity is 4. How many molecules are taking part in the reaction out here? 2. 2. 2. Molecularity is just a theoretical value. It is sum of stoichiometric coefficient. Okay, so that is what molecularity is. It is a theoretical concept, and molecularity can never be 0. It can never be fraction. It is always an integral value. I cannot take half molecule. I cannot take any fraction. I cannot say there are 0 molecule in the reaction, which is not possible practically. So molecularity is just a theoretical value, and it is obtained by applying law of mass action or writing a balanced chemical equation. Whereas order of reaction is obtained experimentally. And what is order of reaction? It is sum of power of concentration in a rate law equation. What is order of reaction? It is sum of power of concentration in a rate law equation. That is called order of reaction. It indicates the molecule which determines the rate of reaction, actual number of molecules which determine the speed of reaction. Now what will be the molecule order of this reaction? S plus O2 gives you SO2. इसका order बताओ कितना होगा? What is order of this reaction? Yes? Can anybody tell me what is order of this reaction? Nobody? बोलो. S plus O2 gives you order SO2. इसका order कितना होगा? No one. So how will we find the X and Y? हाँ, that you have to find experimentally. तो यहाँ पे हम order ऐसे ही looking at the reaction. You cannot tell me order. I have to give you a table or some readings or some values. From that only you can determine order. So order is experimentally determined. You cannot looking at the equation. I cannot give you order. Order of reaction can be 0, can be fraction, or can be an integral value. On basis of order of reaction, reactions are classified as 0 order, first order, second order. In a multi-step reaction, always a slow step is a rate determining step. याद है मैंने SN1, SN2 में हमेशा लिखाया था RDS. RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है. ठीक है, अभी दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है. मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है, फिर से एक बार देख लो पूरा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर. ओके, मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड एज sum of stoichiometric coefficient. It indicates the actual number of molecules taking part in the reaction. Molecularity can be determined theoretically. By looking at the equation, I can say how much is the molecularity of the reaction. Okay, it is a theoretical concept. Molecularity can never be 0 or fraction. It is always an integral value. On basis of molecularity, reactions are classified as unimolecular, bimolecular, termolecular, ऐसे. अभी SN1 और SN2 में हम uni और bi लिखते हैं, which is wrong. Actually वहां पे मैंने इसलिए बार बार रिपीट किया था, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर वो लिखना चाहिए, पर बरसों से पता नहीं क्यों SN1 SN2 में हम वहां पे बायोमोलिकुलर बोल देते हैं, which is very wrong. वहां पे जब भी अभी तुम लिखोगे तुमको मालूम पड़ गया है अभी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या फर्क है. तो SN1 लिखते वक्त हमेशा लिखना S इज सब्स्टिट्यूशन, N इज न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर लिखना. डोंट राइट यूनिमोलिकुलर. और SN2 में हमेशा लिखना सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एंड सेकेंड ऑर्डर. डोंट राइट बायोमोलिकुलर. ये पता नहीं ये करेक्शन वो लोग टेक्स्ट बुक में कर ही नहीं रहे. यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलरिटी हम रिएक्शन की बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे.
और ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम उनको फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर बुलाते हैं। SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और SN2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसलिए वहां पे 1 के लिए फर्स्ट ऑर्डर और 2 के लिए सेकेंड ऑर्डर लिखना जरूरी है। इज इट क्लियर? ना देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बोलोगे डेफिनेशन, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ concentration in a rate law equation or rate law expression. It indicates actual number of molecules which determine the rate of reaction. Actual molecules which determine the rate of reaction. Then it cannot be given theoretically. It is an experimentally determined or experimental concept. Order of the reaction can be 0, can be fraction or an integral value. On basis of order, reactions are classified as 0 order, first order, second order, and so on. For a multi-step reaction, a slowest step is a rate determining step. ये मैं वापस से बाद में डिटेल में आगे भी डिस्कस करूंगा, so don't worry about this part. Is it clear up till here? Any difficulties so far? Everybody followed what I taught you today? I'll put all the notes on the group, written ones. You all have to copy down the notes and the numericals also. So just check if there is any mistake. Okay? Yeah, thank you everybody. We'll stop here. Tomorrow again 3:30 we'll continue with the same further. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.